नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 11th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था साम्यावस्था। आज इसको कंप्लीट करते हैं विद्यार्थियों, अम्ल व क्षार हमारा आज का मैंने कहा था सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आयनिक साम्य। तो ये कौन सा साम्य है? आयनिक साम्य भाग सेकंड। तो आयनिक साम्य के अंदर क्या पढ़ेंगे? पहले तो इसका फर्स्ट हेडिंग है अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक साम्य के अंदर पहला है हमारा अम्ल व क्षार। तो ये अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों अम्ल व क्षार का। तो पहले अम्ल, जो पहले किस तरह से पहचानते थे अम्ल को, तो अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये तो प्राचीन परिभाषा थी। प्राचीन परिभाषा क्या थी? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को, विद्यार्थी देखिए ध्यान से, प्राचीन में अम्ल को और क्षार को किस तरह से पहचानते थे? अम्ल कहते थे जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल विद्यार्थियों स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे। और ये करते क्या है? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। तो ये तो प्राचीन परिभाषा है इसकी। क्षार की परिभाषा देखिए। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में विद्यार्थियों कड़वे होते हैं, कड़वे। और ये उल्टा, अम्ल का उल्टा है भाई। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो इसकी प्राचीन परिभाषा है। बाद में इसको विस्तारित किया गया। अम्ल व क्षार के सिद्धांत विद्यार्थियों कितने हैं? अम्ल व क्षार के सिद्धांत 4 हैं। पहला है, ध्यान से समझना, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। पहला है आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। दूसरा है विद्यार्थियों ब्रोंस्टेड तथा लोरी का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। 4 नंबर सिद्धांत है पियर्सन का अम्ल क्षार सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत दिए गए अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग कॉन्सेप्ट को बताता है। तो आप देखिए, पहले बात करते हैं, और ये आपके सिलेबस में 3 ही है। आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, ब्रोंस्टेड का लोरी सिद्धांत और लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। ये 3 ही आपके सिलेबस में। ये पियर्सन आगे विस्तारित रूप में आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं पढ़ेंगे अपन। ये 3 सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पियर्सन वाला आपके सिलेबस में नहीं है विद्यार्थियों। तो पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट, आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो ये पढ़ेंगे अपन आरेनियस के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सिद्धांत है आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो आरेनियस क्या कहता है? अम्ल। आरेनियस क्या कहता है? अम्ल वे होते हैं। अम्ल की परिभाषा देखिए आरेनियस सिद्धांत के अनुसार, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। किस विद्यार्थियों? किस विलयन में? जलीय विलयन में। याद रखना, आरेनियस का जो सिद्धांत है वो जलीय विलयन पर ही लागू होता है, अन्य विलयन पर लागू नहीं होगा। किसका सिद्धांत है? आरेनियस का सिद्धांत। तो आरेनियस ने कहा अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, HCl, HNO3, फिर CH3COOH। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। CH3COOH हो गया, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। HClO4 को बोलते हैं परक्लोरिक अम्ल। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। HI को बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड।
और ये है HF, H2F, तो ये आपके HF हो गया। ये सारे हैं एक क्षारकीय अम्ल। अब विद्यार्थियों इन सभी को एक क्षारकीय अम्ल क्यों कहते हैं, इसको समझना है आपको। विद्यार्थियों देखिए, एक क्षारकीय का मतलब ये जो इतने एग्जाम्पल यहाँ तक मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पलों को देखिए। जैसे HCl है, ये टूटता किस में है, जैसे आप इसको जलीय विलयन में डालोगे तो H+ व Cl- आयन में टूट जाएगा, यानी टूट कर इसने क्या दे दिया, H+। अब इसने H+ कितने दिए हैं, एक, यानी ये जो एक H+ दिया है, ये क्षार का मतलब होता है OH-। विद्यार्थियों ये एक H+ एक OH-, ये OH- क्या होता है, क्षार। H+ को बोलते हैं अम्ल। तो ये H+ एक OH- को क्या करता है, उदासीन करता है। क्या करते हैं, H+ और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O। यानी ये H+ और OH- तो हो गया क्षार, और ये H पे हो गया प्लस का चार्ज, यानी एक H+ एक क्षार को उदासीन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल। तो H+ की संख्या के अकॉर्डिंग बोलते हैं। अगर H+ एक त्यागता है, अगर H+ एक त्याग रहा है तो इसको बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल। अगर H+ दो त्याग रहा है, कितने, 2H+ त्याग रहा है, तो इसको बोल देंगे द्विक्षारकीय अम्ल। अगर 3H+ त्याग रहा है तो इसको बोल देंगे त्रिक्षारकीय अम्ल। अब विद्यार्थियों एग्जाम्पल से देख लीजिए कौन कौन से एक H+ त्यागते हैं। ये जो एक क्षारकीय अम्ल, क्षारकीय शब्द क्यों आया, क्योंकि एक H+ एक क्षार को उदासीन करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये सभी H+, ये जो HCl, HNO3, HCS3COOH, HClO4, HNO2, HI, H2F, तो एक क्षारकीय अम्ल, यानी ये एक H+ देते हैं। जैसे ये आ गया आपका HClO4, ये किस में टूटेगा विद्यार्थियों, H+ में, और ClO4- में। तो एक H+, ये सभी एक H+ देते हैं। तो इस कारण इसको बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल, क्योंकि एक H+ एक क्षार को क्या करता है, उदासीन करता है। तो इसके ये एग्जाम्पल, अब एग्ज़ाम में पूछते हैं कि दो एक क्षारकीय अम्ल का उदाहरण दीजिए, तो आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण दे सकते हो। फिर देखिए विद्यार्थियों, ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल, ये है H3PO3, ये होता है द्विक्षारकीय अम्ल। कितना विद्यार्थियों, अब देखिए H2SO4 यहाँ पर ये किस में टूटता है, 2H+ और प्लस SO4-2, तो इसने कितने H+ त्याग दिए, 2, यानी 2H+ 2OH- को क्या करेंगे, उदासीन। OH- का मतलब क्षार, तो ये हो गया द्विक्षारकीय अम्ल। तो ये द्विक्षारक का एग्जाम्पल हो गया, ये 3 H2SO4, H2C2O4 और H3PO3, ये है द्विक्षारकीय अम्ल, क्योंकि 2H+ त्यागते हैं। एक होता है त्रिक्षारकीय अम्ल, H3PO4। विद्यार्थियों ये कितना H+ त्यागता है, 3 H+ त्यागता है, इसलिए ये 3 OH- यानी क्षार को उदासीन करता है। इस कारण इसको कहते हैं त्रिक्षारकीय अम्ल। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल और त्रिक्षारकीय अम्ल। अब इन एग्जाम्पलों को आपको याद करना है विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, एक है आपका H3BO3, H3BO3। विद्यार्थियों H3BO3 को कहते हैं बोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल। अब ये बोरिक अम्ल विद्यार्थियों एक भी H+ यानी H+ त्यागता नहीं है, H+ त्यागता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, H3BO3 को आगे लिखा हुआ है मेरा, देखिए आगे यहाँ पर H3BO3 को, ये नोट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। यहाँ पर बात करें, देखो नाम से पता चल रहा है, इसको नाम देखिए H3BO3, H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। विद्यार्थियों अम्ल है, नाम में क्या आ रहा है, अम्ल आ रहा है, यानी अम्ल तो है ये, लेकिन बोरिक
अम्ल देखिए H3BO3 बोरिक अम्ल एक भी H+ आयन नहीं त्यागता है, यानी ये H+ आयन तो त्यागता ही नहीं है, अतः यह आर्हेनियस के अनुसार अम्ल नहीं है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर ये पूछे कि बोरिक अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल होता है या नहीं, तो आप क्या कहोगे कि आर्हेनियस के अनुसार बोरिक अम्ल अम्ल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये H+ आयन त्यागता नहीं है। और आर्हेनियस क्या कहता है? जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागे अम्ल कहलाता है। लेकिन विद्यार्थियों, इसके बावजूद भी बोरिक अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है, क्योंकि नाम में भी लिखा हुआ है बोरिक अम्ल। फिर ये अम्ल क्यों पड़ा, इसको अम्ल क्यों कहा गया, इसको समझिए विद्यार्थियों। जैसे ही बोरिक अम्ल, ये देखो बोरिक अम्ल है, यहाँ पर देखो H3BO3, इसको लिखने का तरीका चेंज किया बस ओनली मैंने, BOH होल थ्राइस कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो ये देखो 3 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3, तो मैंने OH लिख कर ब्रैकेट में 3 लगा दिया, यानी 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, और एक बोरॉन मैंने बाहर लिख दिया। तो ये बोरिक अम्ल को मैंने लिखने का तरीका चेंज किया है ओनली। अब देखिए आगे, इसको यहाँ पर आ गया, जब बोरिक अम्ल की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो विद्यार्थी होता क्या है? जल के पास क्या होता है? जल के पास होता है H+ और OH-। तो बोरिक अम्ल क्या करता है? ये इस OH को ग्रहण कर लेता है, तो एक ग्रहण करेगा तो OH की संख्या कितनी हो गई? 4, तो BOH4 इस पे आ गया माइनस, और यहाँ से ये जो H+ है ये बाहर निकल गया। तो विद्यार्थियों, जैसे ही बोरिक अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ये क्या कर देता है? H+ त्यागता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ से H+ निकाला किसने? इस जल ने निकाल दिया H+, इस कारण से ये अम्ल हुआ है, यानी जल से H+ त्याग दिया, जल ने H+ त्याग दिया, तो यह क्या है? अम्ल है। और विद्यार्थियों, H+ कितने त्यागे हैं? एक H+ त्यागा है, इसलिए एक क्षारीय अम्ल कहलाता है। अब आपसे अगर ये पूछे कि आर्हेनियस के अनुसार बोरिक अम्ल अम्ल होता है या नहीं, आप क्या कहोगे? नहीं होता है। और ये पूछे, ये बोरिक अम्ल की संरचना है, ये बोरॉन है, एक OH यहाँ पर जोड़ दिया, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, तो ये आपका बोरिक अम्ल है। क्षारकता कितनी? 1, क्योंकि एक H+ त्यागता है। तो आर्हेनियस के अनुसार तो अम्ल नहीं है, लेकिन ये जल से H+ त्यागने के कारण इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फिर विद्यार्थियों आती है बात क्षार की। तो क्षार क्या है? तो विद्यार्थियों सिंपल है, क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- क्या? OH- आयन त्याग देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, ये जो OH त्यागेगा, ये जो OH- त्यागेगा, तो OH- तो क्षार होता है। ये अगर इसकी संख्या 1 है तो एक H+ को क्या करेगा? उदासीन। H+ का मतलब है अम्ल होता है, तो ये क्षार है, अम्ल को उदासीन करेगा, तो इसको कहेंगे एक अम्लीय क्षार। तो कितने OH है? संख्या देख लीजिए आप OH की, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए KOH, NH4OH। विद्यार्थियों, इन तीनों में OH की संख्या 1 है, तो ये एक ही त्याग सकते हैं OH, तो ये हो गया एक अम्लीय क्षार। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट है CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, Mg, ये लिख देता हूँ मैं MgOH होल थ्राइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है BaOH होल थ्राइस, ये बेरियम का हाइड्रोक्साइड है। ये क्षार है, इसमें OH की संख्या ही आपको पता चल रहा है कितनी है? 2। तो यहाँ पर ये द्विअम्लीय क्षार हो गया। और ये देखिए लास्ट में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, ये देखो 3 OH त्याग देता है, इसलिए त्रिअम्लीय क्षार। अब विद्यार्थियों, आर्हेनियस का सिद्धांत तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी कमियां क्या है? तो आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां देखिए विद्यार्थियों। पहली कमी तो आपको पता चल गई होगी, यह सिद्धांत अम्ल व क्षार की व्याख्या जलीय माध्यम में करता है, अन्य माध्यम में नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है किसकी? आर्हेनियस की सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थियों। फिर बात आती है दूसरा, विद्यार्थियों ये BF3, BeF2, AlCl3, PCl5, SF6, ये सारे अम्ल होते हैं,
लेकिन इनमें तो H+ है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर ये अम्ल कैसे हुए? इनकी व्याख्या आर्यनीय से नहीं कर सकता, यानी इनके अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती इस सिद्धांत के अनुसार। और विद्यार्थियों, ये NH3, RnH2, ROR इसको बोलते हैं ईथर, ये PH3, ये सभी क्षार होते हैं। तो इन क्षारों की व्याख्या, इसके अंदर OH आपको नहीं दिख रहा है, तो OH नहीं है, फिर भी ये क्षार है, तो इन क्षारों की व्याख्या आर्यनीयस नहीं करता है। तो ये आर्यनीयस सिद्धांत की कमियां हैं। तो आज के लिए इनकी व्याख्या कौन करेगा फिर? तभी तो आया है विद्यार्थियों, ब्रोंस्टेड का सिद्धांत आएगा। ब्रोंस्टेड जिसकी व्याख्या नहीं करेगा उसकी व्याख्या कौन कर देगा? लुईस कर देगा। तो ये तीनों सिद्धांत लगते हैं अम्ल व क्षार को देखने के लिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको इसको कंप्लीट करवा दिया है। PDF आपको मिल जाएगी, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये कॉपी में आपको नोट से बनाने हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।